गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, जो भी जहाँ भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है। ठीक है। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं ली है तो पहले वो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, उसके बाद में ये सेकंड लेक्चर आपको थोड़ा समझ में आएगा। सब बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने बेसिक वाला कंसेप्ट स्टार्ट कर लिया था। हमारा बेसिक कंसेप्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है लास्ट क्लास के अंदर, और मैं जो आपको पढ़ा रहा था कल की क्लास में, एक दो बातें हमने की थी, थोड़ा रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दो बातें सामने आई थी। सबसे पहला तो सर, ये टैक्स होता क्या है, गवर्नमेंट क्यों इम्पोज करती है। तो एक कंपलसरी पेमेंट है जो हमें गवर्नमेंट को करना है, और गवर्नमेंट क्यों इम्पोज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना भी रूलिंग करना है, गवर्नमेंट चलानी है, इसके लिए वो टैक्स हमसे लेती है ताकि वो हमें फैसिलिटी कर सके। कॉस्ट ऑफ सोसाइटी जिन्होंने नाम दिया टैक्स को। फिर हमने देखा कि दो टाइप के टैक्स हमारे मार्केट में चलते हैं, एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आपका कस्टम हो गया और जीएसटी हो गया। जीएसटी आपके सिलेबस में हम पढ़ेंगे बाद में, महीने भर बाद में स्टार्ट करेंगे जीएसटी को भी। और दूसरा था आपका डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स, जो हमने स्टार्ट कर ही रखा है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि सर टैक्स पे कब करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, दो तरह के ईयर चलते हैं हमारे। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में बेसिक डिफरेंस क्या है, जिस ईयर में आपने इनकम को अर्न किया था उसे हम प्रीवियस ईयर कह रहे थे, और उस प्रीवियस ईयर की इनकम पे जो हम टैक्स पे करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर कह देंगे। फिर हमने एक टॉपिक ये भी देखा कि अगर आपका कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है, तो जिस दिन आपका न्यूली सेटअप बिजनेस होगा उसी दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा, 31 मार्च को एंड हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 20, जो मई 21 और नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये बच्चे मई 21 और नवंबर 21 के ही मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। इसमें हमने ये भी देखा कि सर जो असेसमेंट ईयर होता है, जो मेन बात थी जो आपको याद रखनी है, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का रहेगा, वो 12 मंथ से कम नहीं हो सकता। पर अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर आपका कम हो सकता है, इवन 1 डे का भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। असेसमेंट ईयर हमेशा आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, पर प्रीवियस ईयर अगर आपका न्यूली सेटअप बिजनेस है उसमें कभी भी हो सकता है। न्यूली सेटअप बिजनेस नहीं है तो वो भी आप क्या होगा, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे की कहानी हमें आप देखनी है। तो आइए बच्चों, जल्दी से आप पेज नंबर पे पहुंचिए, और आप पहुंचेंगे पेज नंबर 30 था ना, शायद 30 नंबर पेज पे थे हम। पेज नंबर 30 निकाल लीजिए आप, जहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन हमें दिया हुआ है। ये सारी बातें करेंगे बच्चा अपन, जो भी मैंने ऊपर वाले पेज अभी जो पढ़ाए नहीं आपको, वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक है। पेज नंबर 31 पे आ जाइए बच्चों सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास पेज नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पेज नंबर 31 पे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, जिस एग्जाम्पल को मुझे कल होमवर्क में आपको पढ़ने के लिए देना था, पर वो दे नहीं पाया मैं, इसलिए अब पढ़ते हैं इसको। ये 6 नंबर पॉइंट है हमारा, और 6 नंबर पॉइंट जो है वो क्या है देखते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है जिन्होंने अपना बिजनेस प्रोफेशन सेटअप किया है 1 जुलाई 2020 को। आपको डिटरमाइन करना है इसका प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो बेसी बात कब होगा, जब से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक रहेगा। ठीक है, ये तो पढ़ लेना था हमें। तो ये तो कल वाली क्लास का ही टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में एक टॉपिक है बेटा, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम का मतलब होता है सर, ऐसी एक सोर्स ऑफ इनकम जो आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखी। आपने गवर्नमेंट को नहीं बताया कि आपने ये पैसा कहां से कमाया, या फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैंने अपनी शादी में खूब खर्चा किया, इनकम टैक्स ऑफिसर कहता भाई तू कमाता तो सिर्फ 50,000 महीना है, पर तूने शादी में इतना करोड़ों रुपया कैसे खर्च कर दिया, कहाँ से लाया पैसा। फिर मैंने कहा मेरे ससुर जी ने दिया, मेरी सासू माँ ने दे दिया, मुझे मुझे कोई रास्ते में आदमी दे दिया, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ढंग से। ठीक है ना। तो लोग कहते हैं अगर आपके पास कोई अनडिस्क्लोज ऑफ इनकम है या फिर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर्स हैं, तो उसे भी आपकी इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा, और गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर टैक्स ले लेगा। ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा जो हमें स्टार्ट करना है। पर मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, इस टॉपिक को भी अभी होल्ड करेंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए हमें कुछ बातें और करनी पड़ेंगी,
पर उससे पहले हमें क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो अभी इसको मैं फिर से होल्ड कर रहा हूँ, इस पे आएंगे बेटा अभी थोड़ी देर बाद में। आप आइए पेज नंबर 33 पे आ जाइए बच्चों। पेज नंबर 33 अनडिस्क्लोज्ड इनकम वाले टॉपिक को एक बार होल्ड कर दीजिए, उस पर आएंगे बेटा। उसके लिए थोड़ा हमें समझ डेवलप करनी पड़ेगी पहले, तभी आप उसको ढंग से पढ़ पाएंगे। पेज नंबर 33 पे आप पहुंच जाइए और वहां पर हमारा टॉपिक है सर्टेन केस व्हेन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। पहले समझते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। समझो बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया अभी तक कि सर एक होता है आपका प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में इनकम को आप अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में उस पर हम टैक्स पे करते हैं। मतलब इनकम यहां पर कमाया मैंने, उस पे टैक्स कब पे किया है बेटा, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर दिया। ये बेटा मेरा जनरल रूल है, मतलब इनकम टैक्स का जो रूल है वो यही है, सभी लोगों के लिए यही रूल एप्लीकेबल है कि साहब एक साल में कमाओ, अगले साल पे टैक्स पे कर दो, इसे बोलते हैं जनरल रूल। पर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको, उस लाइन को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। देखो बेटा, देखिए, सर्टेन केस व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, आइए फिर पढ़ते हैं क्या लिखा है। सर्टेन केस, कुछ ऐसे केस, व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। अच्छा, इसका मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम पर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, प्रीवियस ईयर की इनकम पर जो टैक्स लग रहा है वो प्रीवियस ईयर में ही लग रहा है। वो जैसा हमने कल क्लास में पढ़ा कि सर जिस साल टैक्स लगता है उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। इसका मतलब अगर इसको मैं निकालूं, सिंपल करें इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर प्रीवियस ईयर ही क्या बन गया, आपका असेसमेंट ईयर बन गया। अभी तक का रूल क्या था बेटा, फिर से याद करो, कंफ्यूज नहीं होना है कि एक साल कमाओ अगले साल टैक्स पे करो। पर यहां पर कुछ ऐसे केसेस हैं, ये 5 केसेस हम पढ़ेंगे अभी यहां पर। वहां पर लिखा हुआ है कि सर जिस साल आपने कमाया है, गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी अगले साल टैक्स लेने के लिए। गवर्नमेंट कहेगी कमा लिया तो भाई अभी का अभी टैक्स पे कर दे। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में कमाओ और प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर मानकर उसी साल में टैक्स पे कर दो। आइए फिर पढ़ते हैं, लाइन क्या लिखा हुआ है। केस व्हेन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। पहले जनरल रूल क्या था जो मैंने आपको बताया था, जनरल रूल क्या था हमारा, एक साल कमाओ अगले साल टैक्स पे करो। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेट्स इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये जनरल रूल है बेटा, जिस साल आपने कमाया उसके अगले साल जो भी असेसमेंट ईयर होगा उसमें आपको टैक्स पे करना है। पर इसके हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब इस रूल के एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं ऑफ दिस रूल्स। मतलब इसका मतलब हो गया साहब ये वाली बात कि सर प्रीवियस ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर बन जाएगा। जिस साल कमाया है उसी साल आपको टैक्स पे करना, इवन जिस समय कमाया है उसी समय टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके एक्सेप्शंस हैं और ये 5 केसेस है जो आपको पढ़ने हैं। और अच्छी बात बताऊं बेटा क्या है, इस पे लगाओगे आप डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब क्या होता है कि सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर में ये वाला टॉपिक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला टॉपिक आपको रटना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। समझा तो मैं दूंगा, रटने वाला काम आपका है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 5 ऐसे केसेस है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं वो कौन कौन सी 5 इनकम है। सबसे पहले लिखा हुआ है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, दूसरा लिखा हुआ पर्सन लिविंग इन इंडिया, तीसरा लिखा हुआ है एओपी बीओ जुडिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज, और
4th पॉइंट है पर्सन लाइकली टू बी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, और 5 पॉइंट आपका डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस। इसको आगे इंस्टीट्यूट ने मतलब हमारे मॉड्यूल ने इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आइए देखते हैं किस तरह एक्सप्लेन कर रखा है। ये वाली बातें एक बार वही लिखा हुआ इन्होंने, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं। द इनकम ऑफ द एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू द इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। फॉर इंस्टेंस द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021 इज असेस्ड ड्यूरिंग द 21-22, देयरफॉर 21-22 इज द असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट ऑफ द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021। मतलब वही बात फिर से रिपीट कर दिया है कि पिछले साल की इनकम पे अब टैक्स लगेगा, मतलब एक साल टैक्स लगता है, एक साल इनकम आपको अर्न करनी पड़ेगी। हाउएवर इन फ्यू केसेस डज नॉट अप्लाई फॉर द इनकम ऑफ द टैक्स इन प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अर्न, मतलब एक्सेप्शन वाला केस कवर हो गया। द एक्सेप्शन हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, एक्सेप्शन आज एज फॉलोज। ठीक है बच्चों, अब जिन बच्चों के पास प्रिंट आउट है, जिन बच्चों के पास, सबके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, मैंने कल बोला था आपको प्रिंट आउट के पास रखना, तो आप ये काम कीजिए, इसको काट दीजिए। कोई काम का नहीं है बेटा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर टाइम खराब नहीं करना है, तो इसको काट दीजिए बेटा, क्योंकि यही बात बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्यों इसको रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है अब करते हैं मेन बात स्टार्ट। हम पहला ऐसा बिजनेस प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाएगा, लिखा हुआ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। इसको यहां से नहीं पढ़ते, पहले समझते हैं, फिर उसके बाद में इसको पढ़ेंगे कि क्या कहना चाहता है हमें ये लो साहब। अब एक बार अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, लैपटॉप जो भी आपके पास टैबलेट है उस पर आप ध्यान से देखिए मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। कुछ पढ़ना नहीं है आपको, पहले देखना है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा ये लिखा क्या हुआ है। देखो बेटा, ये मान लीजिए ये हमारा इंडिया का डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो डायग्राम ठीक है, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी ये हमारा इंडिया है। ठीक है बच्चों, और एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है यूएसए, नाम तो सुना होगा आपने। होता क्या है, इंडिया में है मिस्टर पी है इंडिया में, और एक मिस्टर एक्स जो कहां पर है, यूएस में। मिस्टर पी ने मिस्टर एक्स से कुछ सामान मंगवाया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, होता है कंट्री के अंदर। तो मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, इस सामान को इंडिया में भेज रहे हैं बेटा। किसके थ्रू जा रहा है, शिप के थ्रू जा रहा है। ये लो साहब, ये शिप है, इस शिप के थ्रू ये सामान यूएस से इंडिया में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे समझना हो क्या रहा है। ये जो शिप है, इस शिप का जो मालिक है बेटा, इस शिप आपके सामने जो नजर आ रहा है, इस शिप का मालिक है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई है कोई जो इस शिप के मालिक हैं। मुझे बताओ बेटा, मिस्टर पी मान लीजिए मैं हूं, मैंने मिस्टर एक्स मतलब आपसे कोई सामान मंगवाना है, तो आपने सामान भेजा है मिस्टर वाई के हाथ, मतलब शिप में जा गया। तो मिस्टर वाई क्या चार्ज करेगा मुझसे, मिस्टर वाई मुझसे चार्ज करेगा इस शिप के बदले में, इस शिप का जो भाड़ा होता है, जो फ्रेट होती है, वो मुझसे चार्ज करेगा। मान लो इसने मुझसे 2 लाख रुपए का फ्रेट चार्ज कर लिया, बहुत महंगा होता है बेटा, शिप आता ना, बहुत टाइम लगता है। 2 लाख रुपए का उसने मुझसे फ्रेट चार्ज कर लिया। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा समझिए, ये जो फ्रेट इसने चार्ज किया है, ये मुझसे चार्ज किया है, मतलब इंडिया से चार्ज किया है, क्योंकि मैं इंडिया में हूं। अगर कोई इनकम आप इंडिया से कमाते हैं तो आपको उस पर इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जब आपको स्टेटस पढ़ाऊंगा मैं। नॉर्मल सी बात, आज इंडिया में कितनी सारी कंपनियां काम कर रही हैं जो बाहर की है। आप जो पेप्सी पीते हैं, जो लेज खाते हैं बेटा, अभी पेप्सी को बाहर की कंपनी है जो इंडिया में अपनी सब्सिडरी बना के यहाँ काम कर रही है, और इनको इंडिया में टैक्स भी देना पड़ता है। तो कुल मिला के सिंपल सी बात इतनी सी है, जो इंडिया में आप पैसा कमाते हो, इंडिया से आप पैसा कमाते हो, तो आपको उस पर क्या देना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब मिस्टर वाई, जो मिस्टर वाई हमारा है, इस मिस्टर वाई को भारत में इस 2 लाख पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इस पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और मिस्टर वाई कौन है बेटा, एक नॉन रेजिडेंट है, जो भारत का नहीं है, भारत के बाहर का है, नॉन रेजिडेंट है। सुनना कहानी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है भारत का, ये मिस्टर वाई को कहता है कि मिस्टर वाई, क्योंकि आपने इंडिया में ये सामान भेजा है,
और आपने इंडिया से फ्रेट चार्ज किया है, पैसा कमाया है इंडिया से, तो आपको अब इस पे टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। तो मिस्टर वाई कहता है वाई नॉट, दे देंगे टैक्स, क्या प्रॉब्लम है। आपका ही इनकम टैक्स कहता है कि एक साल कमाओ और अगले साल उस पर टैक्स पे करो। ये आज मैंने कमा लिया, अब मैं अगले साल आऊंगा और आप पे टैक्स पे कर दूंगा असेसमेंट ईयर में। अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये जनरल रूल रहता तो क्या मिस्टर वाई जो नॉन रेजिडेंट यूएस का है, क्या इंडिया में वापस कभी टैक्स पे करने आता? नहीं आता बेटा, क्योंकि इंडिया का टैक्स लॉस हो सकता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 172 में ये लिखा बिजनेस के बारे में, और कहा अगर कोई पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है और इंडिया में शिपिंग बिजनेस कर रहा है, जो शिपिंग बिजनेस का मतलब जो फ्रेट से इनकम कमा रहा है, तो उसे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के लफड़े में नहीं पड़ना। जैसे ये पैसे कमाएगा इस पर इसे हाथ के हाथ क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका प्रीवियस ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर मान लिया जाएगा। इसका कुछ रेट भी डिसाइड कर रखा है जो अंडर सेक्शन 72 में लिखा हुआ है। इसमें अलग अलग रेट है बेटा, 7.5% इसका रेट रहेगा, वो हम देखेंगे। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, पर फिर भी ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। हुआ क्या, फिर से रिपीट कर देता हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स से यूएस से कुछ सामान मंगवाया जो एक शिप के थ्रू आ रहा है। शिप का मालिक मिस्टर वाई है जो एक नॉन रेजिडेंट है। इसने भारत से 2 लाख रुपए कमाया, तो इसको अब भारत पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसका जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि साहब जैसे आप पैसे कमाओगे आपको वैसे ही टैक्स देना पड़ेगा। आया बेटा समझ में आपको? उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, ये लिखना है क्या? नहीं बेटा, ये कुछ भी नहीं लिखना है, ये समझना है केवल आपको। सर एक्स को टैक्स देना होगा बेटा, एक्स तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाएगा ना, उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाएगी, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। जतिन ने कहा सर एक्स को टैक्स देना है क्या? नहीं बेटा जतिन, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये कस्टम ड्यूटी की बात है, इसकी तो बात नहीं कर रहा मैं। तो सिर्फ इस फ्रेट पे कैसे टैक्स लगता है, या फिर मैं बताऊं असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का डिफरेंस हम वो पढ़ रहे हैं। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा उसी के हिसाब से आप फोकस कीजिए। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। गार्गी का क्वेश्चन है सर मिस्टर एक्स ने भी तो इंडिया से पैसे कमाए हैं, तो वो भी टैक्स देगा? बिल्कुल बेटा वो भी देगा, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा ना। आप समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं तो इस फ्रेट की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर कब कब बनता है। मैं तो ये बता नहीं रहा कि इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो प्लीज इसी पे फोकस कीजिए आप, बाकी सारी बातें आगे भी आएंगी। इनकम तो कैसे कमाते हैं वो सारी बात हमें करनी है। तो आइए हमारे मॉड्यूल में इसको कैसे लिखा हुआ है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों अपना मॉड्यूल निकालिए साथ साथ में। मॉड्यूल में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 172। सेक्शन नंबर आपको याद नहीं करना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अलग अलग चीजें चलती रहती हैं। तो बता दो बेटा जो सेक्शन आपको याद करने हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा बेटा, ये सेक्शन आपको लर्न करने हैं और जितना हो सके मैं आपको लर्न भी करवा दूंगा। ठीक है, ये सेक्शन आपको लर्न नहीं करना, इसे इग्नोर करके चलना है। क्या लिखा है देखते हैं। वेयर ए शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय द नॉन रेजिडेंट, तो किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब क्या, शिप का मालिक कौन है? एक नॉन रेजिडेंट है। कैरीज पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, मेल और गुड्स शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया, मतलब कुछ भी लेके आ रहा है, चाहे वो आप पैसेंजर लेके आ रहा है, चाहे वो गुड्स लेके आ रहा है, तो कुछ भी लेके आ रहा है इंडिया में। द शिप इज अलाउड टू लीव। क्या लिखा बेटा? शिप इज अलाउड टू लीव। अलाउड टू लीव का मतलब क्या है? शिप को हम तभी जाने देंगे, शिप जब आएगा सामान उतार के वापस जाने लगेगा ना, तो उसको वापस हम तभी जाने देंगे। द पोर्ट ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन पेड और सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट हैज बीन मेड द पेमेंट देयर ऑफ। जब तक वो टैक्स पे नहीं कर देगा तब तक गवर्नमेंट उसको बाहर जाने नहीं देगी उस शिप को। टैक्स का रेट क्या है बेटा? 7.5% है। आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में नहीं आता ये। और फ्रेट पेड और पेबल टू द ऑनर और चार्टर्ड और टू द एनी पर्सन ऑफ बिहाफ whether in India or outside India on account of such carriage is deemed to be his income which is chargeable to tax in the same year in which it is earned। तो जिस साल उसने टैक्स कमाया है, सॉरी फ्रेट कमाया है, उसी साल उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो जल्दी से मुझे बताओ बेटा, ये पहला पॉइंट जो मैंने पढ़ाया आपको, जो आपको याद भी रखना है, ये आपको समझ में आ गया? क्लियर है सर? जेएस का क्वेश्चन है वाई ओनली शिप। बेटा
मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। यहाँ पर सिप की बात हो रही है, सेक्शन 172 में सिप की ही बात कर रहे हैं वो। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, सर अच्छे से समझ में आ गया पूरा। रेट वेट आपको याद नहीं रखना, 7.5% आप इग्नोर कर सकते हो, एग्जाम में नहीं आता। सेक्शन नंबर आपको याद नहीं करना। सर फ्रेट कौन पे करेगा? विनायक बेटा, विनायक ये यही तो बता रहा हूँ आपको, फ्रेट कौन पे करेगा भाई? इंडिया वाला पर्सन ही तो पे करेगा। मैं सामान मंगा रहा हूँ तो फ्रेट मुझे ही पे करना पड़ेगा ना, कोई दूसरा थोड़ी आके देके जाएगा, तो मैं ही तो पे करूंगा। सर ये सिर्फ सिर्फ शिपिंग बिजनेस, बिल्कुल बेटा ये शिपिंग बिजनेस पे, ये एयर बिजनेस पे नहीं है, केवल शिपिंग बिजनेस के लिए सेक्शन 172 है। और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर केवल शिपिंग बिजनेस पे ही लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा शिप इंडिया में एंटर नहीं करता, प्लेन तो एंटर कर जाता है, शिप एंटर नहीं करता, वो सी में रहता है, वो बाहर भी निकल सकता है, इसलिए वो सेक्शन 172। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो मैं अभी डाउट आप क्लास में पूछना बेटा है, जो भी आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं उनको लास्ट में पूछना, आप अभी मत पूछिए आप, ऐसे फिर क्लास का डेकोरम खराब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, इतना मुश्किल नहीं था, सब बच्चों को समझ में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, पर्सन लिविंग इंडिया। समझिए, पर्सन लिविंग इंडिया मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेटा जो इंडिया में इनकम कमाते हैं और बिना टैक्स पे किए इंडिया से भाग जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ नाम आपको भी पता है, जैसे अपना विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी साहब हो गए। इन्होंने क्या किया? बिजनेस किया इंडिया में, लोन वगैरह लिया, पैसा कमाया और इंडिया को छोड़ के भाग गए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पर्सन लाइकली टू बी लिविंग इंडिया या लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है, परमानेंटली जा रहा है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर गवर्नमेंट को लगता है, डिपार्टमेंट को लगता है, अब कौन जा रहा है परमानेंटली कैसे पता चलेगा भाई? किसके मन में क्या है हमें नहीं पता चलेगा, फिर भी गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये पर्सन इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो इस तरह के काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने क्या किया, मैंने अपने यहां पर जो भी मेरी प्रॉपर्टी थी उनको बेच दिया, ठीक है, मेरे बच्चों को स्कूल से मैंने हटा लिया है, मैंने यूएस में जाके अपना एक फ्लैट बुक कर लिया है वहां पर रहने के लिए, मैंने वीजा अप्लाई कर दिया वहां जॉब के लिए, यहाँ वाली जॉब मैं छोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट को लग रहा है ये बंदा परमानेंटली यहाँ जा रहा है, लंबे समय के लिए जा रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इस साल जो तूने पैसा कमाया है उसको अगले साल टैक्स ना देके तू अभी टैक्स पे कर जा, जा, रोक नहीं रहे तेरे को, तू जा, तू जहां जाना चाहता है तू जा, पर पहले टैक्स पे कर जा फिर चला जाना। ठीक है बच्चों, सिंपल सा पॉइंट है, इतना इसमें घुमा फिरा के कुछ लिखा नहीं हुआ, सिंपल सी बात, 2 बात लिखी हुई है। एक ऐसा पर्सन जो इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जाने वाला है और ये गवर्नमेंट को लगता है, मतलब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यार ये जाने वाला है, तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, मतलब असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, उससे उसी समय टैक्स ले सकता है। बस इतना सा पॉइंट है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। वेयर इट इज अ पेड टू असेसिंग ऑफिसर, एक वर्ड हमारे सामने आया है असेसिंग ऑफिसर। पहले इसकी चर्चा करते हैं बेटा, इधर देखिए बेटा एक बार, देखना है, इसमें समझना पड़े, समझने वाली बात है। इधर देखो, सबसे छोटा जो ऑफिसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको बोलते हैं आईटीयू, इनकम टैक्स ऑफिसर। मैं ये नहीं कहता कि इसके नीचे नहीं होते, इसके नीचे भी बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं इसके, हम उनकी बात नहीं कर रहे, पियोन भी होते हैं, कुछ क्लरिकल लेवल के लोग भी होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं डिपार्टमेंट की हायरार्की की बात कर रहा हूं आपको, जो ऑफिसर ग्रेड की जो बात हो रही है। ठीक है, आईटीओ से ऊपर जो होता है, मतलब जो इसके ऊपर का जो बड़ा अधिकारी है उसे बोलते हैं हम असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, 2 होते हैं बेटा, एसीडीसी इसको बोलते हैं। इसके ऊपर होता है बेटा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी, ठीक है ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके ऊपर होता है बेटा पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इसके ऊपर होता है, मैं पूरी हायरार्की तो नहीं बता रहा आपको, जितना चाहिए उतना बता रहा हूं, इसके ऊपर होगा आपका सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आपने इसका नाम भी सुना होगा अपने, जब आपने 11th-12th पढ़ा होगा या फिर फाउंडेशन आपने किया होगा, तो सीबीडीटी और सीबीईसी बोर्ड, 2 बोर्ड होते हैं हमारे, उसके बारे में बताया भी होगा सर ने आपको। इसके ऊपर होता है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी भाजपा चल रही है अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, इसके ऊपर होता है बेटा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये हायरार्की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है।
हम पूरे इनकम टैक्स में बहुत जगह पढ़ेंगे असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफिसर जो असेसमेंट करता है, ठीक है ना। तो ये जो 3 ऑफिसर आपको नजर आ रहे हैं नीचे वाले, कौन कौन से? आईटीयू, एसीडीसी और सीआईटी, इन्हें कहते हैं हम एओ। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। ये वो लोग हैं बेटा जो पब्लिक से डील करते हैं, लोगों से मिलते हैं। किसी भी बड़े आदमी का कोई भी केस होगा इन्हीं के थ्रू निकलता है। इनके जो ऊपर जो लोग हैं ये कभी भी पब्लिक से डील नहीं करते। ये मैटर नहीं, मतलब मान लीजिए मेरा कोई इनकम टैक्स में कोई केस पेंडिंग है, या मैंने कोई इनकम टैक्स कम पे किया है, या मैंने इनकम टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, जो भी मैटर है मेरा, तो मैं जाके किससे मिलता हूँ? मैं इनसे कभी नहीं मिलता, मैं इन 3 में से एक के पास मिलता हूँ। मुझे नोटिस जो भेजता है डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट ये लोग नहीं भेजते नोटिस, मुझे कौन भेजता है? मुझे ये नोटिस भेजते हैं। तो पूरे के पूरे इनकम टैक्स में जब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज के 4-5 महीने तक हम पढ़ेंगे इसको, तो वहां पर हर जगह, बहुत जगह एओ का वर्ड आएगा, असेसिंग ऑफिसर का वर्ड आएगा। तो जहां जहां मैं एओ बोलता हूं, जहां जहां बुक में एओ लिखा हुआ है, उसका मतलब इन 3 में से कोई एक है। सर ये 3 मतलब कोई भी हो सकता है। हाँ बेटा, ये डिपेंड करता है कि आपका केस कितना बड़ा है। अगर केस आपका 50 लाख तक का है तो आईटीयू संभाल लेगा, 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में है तो आपका एसीडीसी संभालेगा, और 5 करोड़ से 10 करोड़ से ऊपर होगा तो सीआईटी संभालेगा। मतलब हर आदमी के औकात के हिसाब से उसका एओ सेट होता है, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि मान लीजिए मेरा 10,000 15,000 का केस है, उसके लिए सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुझे नोटिस भेजेगा, नहीं, आईटीयू भेज देगा, ठीक है ना। तो आइए अब वापिस मॉड्यूल पे चलते हैं। ये मैंने क्यों बताया आपको? ताकि पता होना चाहिए, बार बार ये एओ का वर्ड आएगा तो आपको रहना चाहिए कि सर एओ का मतलब क्या है। हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर, कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 हमारा चल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर वेर इट अपेयर टू द असेसिंग ऑफिसर दैट एनी इंडिविजुअल में लीव इंडिया, कि जब एओ को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया को छोड़ के जाने वाला है ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन टू रिटर्निंग टू इंडिया, मतलब उसका अब इंटेंशन नहीं है वापस आने का, मतलब परमानेंटली सेटअप होने जा रहा है वहां पर वो, तो क्या होगा? द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल फॉर द पीरियड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर इटसेल्फ। बता रखा है यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर की इनकम जो भी आपकी होगी, आप छोड़ के भागने वाले हो, आप नीरव मोदी हैं, आप जाने वाले हैं, और ऑफिसर को लग रहा है कि अरे वापस नहीं आएगा, तो आज जो इसने कमाया है ये इससे आज ही इससे क्या कर लो? वसूल लो। आया बेटा समझ में आपको? अगर आपको ये समझ में आया है तो ये एग्जाम्पल अब आपको ही पढ़ना है, एग्जाम्पल अभी पढ़ना आपको बेटा, और इस एग्जाम्पल के बारे में मैं कुछ चर्चा भी नहीं करने वाला। जल्दी से पढ़ के मुझे बताइए, मैसेज कीजिए हाँ सर समझ में आ गया है एग्जाम्पल, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एग्जाम्पल पढ़िए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का। नहीं नहीं, पढ़ लिया मैसेज नहीं करना, समझ में आ गया ये मैसेज करना है। पढ़ लिया आपने ये मैसेज नहीं करना, समझ में आ गया ये मैसेज करना है कि सर पढ़ लिया। अरे पढ़ लिया क्या है, खुद ही पढ़ लो फिर, मेरी जरूरत क्या है फिर। इजी था सर, बिल्कुल इजी था। हाँ बिल्कुल बेटा इजी है, मैंने कब कहा कि मुश्किल है? पूरा इनकम टैक्स मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट का जितने भी पेपर हैं आपके, उनमें सबसे आसान सब्जेक्ट बेटा इनकम टैक्स और जीएसटी ही है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक छोटी सी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, बड़े मुश्किल सब्जेक्ट मुझसे नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है। तो ये आसान है तो आसान ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। बड़े आगे चलिए बढ़ते हैं। आप मैसेज करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल मैसेज करना बंद कर दीजिए, बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन आया है बेटा कोमल का कि 6 जून 2020 तक टैक्स पे करना है। बिल्कुल बेटा, तभी तक टैक्स पे करना है, तभी तो असेसमेंट ईयर बना रहे हैं इसका हम, ठीक है कोमल बेटा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 अब पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, 2 पर्सन थे, पढ़ के आ रहे हैं। जनरल रूल क्या है? पहले साल इनकम कमाओ, अगले साल उस पर टैक्स पे करो, ये हमारा जनरल रूल है। जिस साल इनकम कमाते हो उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जिस साल टैक्स पे करते हो उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब एक्सेप्शन इसके पढ़ने जा रहे हैं। पहला एक्सेप्शन क्या था हमारा कि सर ऐसा कोई नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है उसको टैक्स पहले पे करना पड़ेगा, मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? ऐसा कोई नीरव मोदी जो इंडिया छोड़ के जाने वाला है परमानेंटली, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है उसको? भाई टैक्स दे जा फिर चला जा। अब पढ़ने वाले तीसरा पॉइंट, एओपी बीओवाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सबसे पहले तो ये तीनों का मतलब क्या है, ठीक है ना।
हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 231, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है। हमारे इनकम टैक्स में 7 तरह के पर्सन है बेटा, ठीक है ना। उन 7 में से ये 2 भी उसमें है, एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। एओपी बीओआई क्या होता है, कौन होते हैं एओपी बीओआई, इसके लिए हम कल चर्चा करेंगे, आज इस पे मैं कोई बात नहीं करने वाला। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन होता है, इसकी मैं बात नहीं करने वाला आज, कल बात बताऊंगा बेटा। इन सब के बारे में, 7 पर्सन के बारे में बताऊंगा आपको कि 7 पर्सन कौन कौन से हमारे इनकम टैक्स में होते हैं, ठीक है। पर फिलहाल एओपी बीओआई एक पर्सन है, फॉर्म्ड एज ए पर्टिकुलर इवेंट ऑफ द पर्पज। अब सुनिए ध्यान से कहानी क्या है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन होने वाला है आपके भी शहर में, जिस भी शहर से आप हैं, जयपुर या जयपुर से बाहर, राजस्थान या राजस्थान से बाहर, आपके शहर में कहीं ना कहीं मेले लगते रहते हैं, कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, कोई ना कोई प्रोग्राम है। कभी कोई अमिताभ बच्चन आ गया है, कोई शाहरुख खान आ गया, या फिर कभी हेमा मालिनी, तो क्या आती है, हेमा मालिनी तो नहीं आती, फिर भी कोई दूसरी हीरोइन वगैरह आती रहती है। कोई सिंगर आता रहता है बेटा, अरिजीत सिंह वगैरह हम देखते हैं, कॉलेज वगैरह में भी प्रोग्राम होते रहते हैं, आप देखते हैं। तो ये इवेंट होता है। जैसे मान लो कोई इवेंट होने वाला है जयपुर के अंदर और अरिजीत सिंह आने वाला है, ठीक है। अब इस इवेंट को कंप्लीट करने का जो जिम्मेवारी है वो मैंने लिया। मैंने कहा मैं ये इवेंट पूरा करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप करवा दीजिए। अब ये इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया, अरिजीत सिंह को मैंने बुलाया, मैंने लोगों को टिकट बांटी है, मैंने सब कुछ पूरा अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया, इवेंट पूरा हो गया, ठीक है। इस इवेंट को पूरा करने के लिए मैंने कुछ लोगों के साथ भी मैंने काम करना पड़ा। ये अकेला तो मैं कर नहीं सकता ना बेटा, माइक कोई और लगाएगा, कोई टेंट कोई और लगाने वाला है, स्टेज कोई और लगाएगा ना, बहुत सारा कुछ है, टिकट्स कोई और बांटेगा, प्रिंटिंग कहीं करवाना पड़ेगा, तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके इवेंट पूरा होता है। तो उसके लिए मैंने अलग अलग लोगों से क्या किया है बेटा, मिलकर टाइप किया, फिर उसके साथ काम किया, ठीक है ना। मैंने मान लीजिए 15 लोग हम मिलकर हमने ये इवेंट पूरा किया। अब 15 लोग मिलकर इवेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम पार्टनर तो है नहीं, हम मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही इवेंट पूरा हो गया है, और हमारी कोई इंटेंशन भी नहीं है कि आगे इस इवेंट को हम पूरा करने हैं, और भी कोई इवेंट करने वाले हैं, समझिए। एक इवेंट के लिए हम इकट्ठे हुए थे, एक इवेंट पूरा हो गया, अब हम घर जा रहे हैं अपने अपने, ठीक है बच्चों। अब लोग कहता है कि अगर आपने कोई इवेंट को कंप्लीट कर लिया है और इन फ्यूचर आप कोई दूसरा इवेंट करने वाले नहीं है, तो जब इवेंट कंप्लीट ही हो गया है, आपका जो एओपी बीवाई आपने जो बनाया था वो अब खत्म हो चुका है, तो क्या करना पड़ेगा अब आपको, जिस साल इवेंट कंप्लीट हो चुका है, जिस साल आपका एओपी बीवाई अब डिजोल्व हो चुका है, आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, उस ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट अब वेट नहीं करेगी कि अगले साल आप टैक्स पे करो, क्योंकि अगले साल तो पता नहीं 15 लोग मिले ना मिले, वापस सब अपने अपने धंधे में लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को लॉस नहीं करना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई इवेंट बेस पे आपने काम किया है, इवेंट पूरा हो गया, फर्दर कोई दूसरा इवेंट आप नहीं करने वाले हैं, तो आपको जैसे इवेंट पूरा होगा आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आइए पढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल में इस सिंपल सी बात को कितना घुमा फिरा के लिखा हुआ है। इफ एन एओपी बीओआई क्या होता है, कल बात करेंगे, इज फॉर्म्ड एज ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, किसी पर्टिकुलर इवेंट, अरिजीत सिंह वाला जो इवेंट है ना उसकी बात हो रही है, फॉर ए पर्पज एंड असेसिंग ऑफिसर अप्रेंट दैट द एओपी बीओआई इज लाइकली टू बी डिजोल्व, कि वो इवेंट पूरा होने के बाद में वो सब अपने अपने घर चले जाएंगे, जितने भी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इन द सेम ईयर और in the next year he can make the assessment of income up to the date of dissolution of the income of the relevant assessment year। तो अब ये कंप्लीट हो गया है, आप इसको आगे बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि एओपी आपका डिजोल्व हो गया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसी इवेंट के कंप्लीट होने के बाद में उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, आया समझ में आपको, ये आसान है सर, ये तो बहुत इजी है। हाँ बेटा, मैंने कब कहा मुश्किल है, बताओ, मैं बोल रहा हूं क्या मुश्किल है। जल्दी से मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। 1-2 बच्चे मैसेज कर दो बेटा। क्लियर है, सब बच्चे कह रहे हैं, कोमल भी कह रहे हैं क्लियर है। एक मैसेज आ रहा है कि 2-3 इवेंट हो बेटा, जैसे 2-3 इवेंट पूरे होंगे एओपी डिजोल्व हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं अभी तक। पहला पॉइंट, एक नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में है और इंडिया में वो फ्रेट इनकम कमा रहा है, उस टैक्स उसी समय देना पड़ेगा। दूसरा, नीरव मोदी, मतलब जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है परमानेंटली। और तीसरा, आपने कोई इवेंट किया है एओपी बीओआई के और वो इवेंट आपका कंप्लीट हो गया और आपकी एओपी बीओआई डिजोल्व हो गई है, तो आपको टैक्स उसी समय पे करना पड़ेगा। एओपी क्या होता है, जतिन मुझसे पूछ रहे हैं बेटा, कल का वेट कीजिए आप, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपको, एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होते हैं मैं कल आपको बताऊंगा। अभी एक बार के लिए जो चीज चल रही है वो चलने दीजिए।
सर एज ए इनकम ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है? रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है उसी साल। देखो बेटा, असेसमेंट ईयर क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टैक्स निकलता है ना उस साल को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स निकालना है तो प्रीवियस ईयर इक्वल टू क्या हो गया? असेसमेंट ईयर हो गया। और हम क्या बोलेंगे? जिस साल का असेसमेंट ईयर है, मतलब रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर है, जिस भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए ये वाली लाइन बोलते हैं रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर। और किससे रेलेवेंट है? ये प्रीवियस ईयर से रेलेवेंट है, तो इतना कुछ है नहीं। बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मैरिज फंक्शन में भी होता है क्या बेटा? मैरिज फंक्शन में एओपीबीवाई नहीं बनता, मैरिज फंक्शंस में एओपीबीवाई नहीं बनता। ठीक है सलोनी, बढ़ते हैं। पर्सन लाइकली टू बी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कि सर पर्सन लाइकली टू बी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, समझिए बच्चा, सेक्शन आपको नंबर याद नहीं रखना। सेक्शन 175 क्या बोल रहा है कि सर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है पर उस पर टैक्स की चोरी भी करना चाहता है। एग्जाम्पल देता हूं, मेरी शादी हुई और शादी में मेरी वाइफ को 1 किलो गोल्ड मिला, ठीक है ना। बुरे हालात चल रहे थे, लॉकडाउन चल रहा था, पैसे हमारे पास था नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा इस गोल्ड को बेच के पैसा कमा लेते हैं और अपना गुजारा कर लेते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही मैं गोल्ड को बेचने जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि सर अगर गोल्ड को बेचता हूं तो अगर मुझे जो प्रॉफिट होगा उस पर मुझे कैपिटल गेन टैक्स, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में, वो देना पड़ेगा 20% के हिसाब से। मतलब अगर मैं गोल्ड को बेचता हूं तो मुझे पर टैक्स लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, चुपके चुपके चोरी से गोल्ड को धीरे धीरे बेचना चाहता हूं, कि मतलब 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में गोल्ड बेचना चाहता हूं। ऐसा कोई एग्रीमेंट करता हूं किसी के साथ में, ताकि मैं 1 नंबर में अपनी इनकम को ना दिखाऊं। अगर गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला हूं ताकि उस पर क्या कर सकूं, टैक्स को अवॉइड कर सकूं। देखो हालांकि गवर्नमेंट को पता नहीं चलता, पर यदि पता चल जाता है कि सर मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं, मेरे पास कोई लैंड है उसको बेचने वाला हूं, मेरे पास कोई बिल्डिंग है उसको बेचने वाला हूं, और उसके बदले में मैं गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसकी चोरी करने वाला हूं, टैक्स को अवॉइड करने वाला हूं, और गवर्नमेंट मुझे पकड़ लेती है ये काम करते हुए, गंदे काम करते हुए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी भाई तूने प्रॉपर्टी बेची है तो तेरा इतना इस पे टैक्स लगेगा। अब मैं कहूंगा टैक्स लगेगा तो अगले साल पे करूंगा, गवर्नमेंट कहेगी अरे अगले साल तू अभी चोरी कर रहा है, अगले साल पता नहीं तो क्या करेगा, तो अभी टैक्स पे कर जा। ठीक है ना। तो आप पढ़ते हैं फिर से, पर्सन लाइकली टू बी ट्रांसफर, लाइकली टू बी ट्रांसफर मतलब क्या है, ट्रांसफर करने वाला है, अभी हुआ नहीं है ट्रांसफर, प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, टैक्स को बचाते हुए, टैक्स की चोरी करते हुए कोई प्रॉपर्टी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ बच्चे अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं, बेटा प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब करने से आपका ही नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि मैं तो सीए बन चुका हूं, अब आपकी बारी है सीए बनने की। ठीक है। ड्यूरिंग द करंट assessment year, if it's appeared to assessing officer that a person is likely to charge, sell, transfer, dispose of, or otherwise part with any of his assets to avoid payment of any liability under this act, the total income of such person for the period from the expiry of the previous year to the date when the assessing officer commence proceeding under this section is chargeable to tax in that assessment year। देखो कितना घुमा घुमा के लिखा है भाई, सीधा ही बोल देते ना, अगर आपने टैक्स की चोरी की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, बताया नहीं, तो हम आपसे क्या करेंगे, टैक्स ले लेंगे। इसी बात को कितना घुमा के लो की लैंग्वेज में लिखा है, टोटल इनकम ऑफ द सच पर्सन इज पीरियड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ बेटा। एक बार फिर से रीड कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से रीड कीजिए बेटा, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं। सर पेनल्टी भी लगेगी क्या? तरुण का एक मैसेज आया बेटा, बिल्कुल लगेगी, पेनल्टी सब लगेगी। पेनल्टी कैसे निकलते वो भी सिखाऊंगा आपको, टैक्स कितना बनेगा वो भी सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है ना। सेक्शन 60 डबल डी वगैरह कैसे कैलकुलेट होते हैं सब सीखेंगे, पर फिलहाल मैं कह रहा हूं ना आपको, हम अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा। वो कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन कौन से केसेस है जहां पर टैक्स लगेगा, हम उसी की बात करें, तो केवल उसी पे आप रहिए प्लीज। अमन का क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा सबके साथ में। अमन ने एक क्वेश्चन पूछा है जो हर बच्चा पूछता है या उसके दिमाग में चलता है कि सर ये जो बुक की लैंग्वेज है हमें यही लिख के आने एग्जाम में क्या? नॉट नेसेसरी बेटा,
कोई बुक की लैंग्वेज आपको जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा 8 डिजिट लिख दो आप, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो प्रोविजन मैं आपको समझा रहा हूं उन प्रोविजन को अपनी लैंग्वेज में यूज करना है, लिखना है। हाँ, कीवर्ड आपको यूज करने पड़ेंगे, कीवर्ड आपको बुक के यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट आपका, मैं भी आपके कमेंट नहीं ले रहा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर। क्या बोलता है नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट, डिसकंटिन्यू बिजनेस। ये तो नाम से पता चल रहा है, अगर मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया है तो गवर्नमेंट कहती है भाई क्या हुआ, मैंने कहा सर बस हो गया हमारा तो बिजनेस, हमसे तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा बिजनेस बंद कर रहे हो, मैंने कहा सर बंद हो रहा है, आपसे हमसे तो नहीं संभल रहा। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपने बिजनेस ही बंद कर दिया है तो क्या जरूरत है अब आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का वेट करने की, क्योंकि आगे फ्यूचर में आप बिजनेस करने वाले हैं नहीं, तो किस बात का आपका असेसमेंट ईयर का वेट किया जाएगा। भाई तूने अपना काम कर लिया, हमने कहा हाँ सर हो गया हमारा, तो ठीक है टैक्स पे करो और अपने घर जाओ। इसलिए अगर आपने कोई बिजनेस को अपने डिसकंटिन्यू कर दिया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी साल उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं। वेयर एनी बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यू इन एनी असेसमेंट ईयर, द इनकम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर अप टू द डेट ऑफ द सच डिसकंटिन्यू में द डिक्रेशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर में चार्ज ऑफ द टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। बस सिंपल सी बात इतनी सी है यहाँ पर कि सर आपने अगर बिजनेस को बंद कर दिया, आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, तो क्या होगा, उसी साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये 5 केसेज हैं जो हमने देखे। आइए रिवाइज करते हैं इन 5 केसेज को। पहला क्या था, एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में है तो उसको उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा जिस साल उसने ये इनकम कमाई है, फ्रेट की इनकम। दूसरा है नीरव मोदी वाला केस, इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहे हैं आप या जाने वाले हैं, गवर्नमेंट को लग रहा है तो आपसे टैक्स ले सकती है। तीसरा केस था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो उस केस में भी क्या होगा बेटा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। चौथा केस था कि सर एओपी बीओआई का इवेंट कंप्लीट हो चुका है, अब आगे इस एवीपी बीओआई को आप काम भी नहीं लोगे, डिजोल्व कर रहे हो आप, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और लास्ट के अंदर 5वां पॉइंट है कि जो डिसकंटिन्यू आपने बिजनेस कर दिया है, बिजनेस को आपने बंद कर दिया है, तो गवर्नमेंट वेट नहीं कर रही है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कि अगर गवर्नमेंट आपका बिजनेस बंद हो गया है तो आप अभी क्या कर दो, आप इस पर टैक्स पे कर दो। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमने पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम के अंदर चैप्टर फर्स्ट के अंदर थ्योरी में जो क्वेश्चन आज तक पूछा गया वो यही पूछा गया है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है बेटा। थ्योरी का अगर 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो ये 5 पॉइंट आपसे जरूर पूछा एग्जामिनर। और अच्छी बात बताऊं आपको, पिछले 4 अटेम्प्ट से क्वेश्चन आया भी नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। कुणाल ने तो बहुत कुछ ही लिख दिया सर इस केस में प्रीवियस ईयर। बेटा कुणाल, आपका 3rd और 4th केस में प्रीवियस ईयर में टैक्स टोटल इनकम में लगेगा या फिर अमाउंट पर। जो देखो बेटा टैक्स कब लगेगा उसकी बात मैं आपको टैक्स वाले चैप्टर में बताऊंगा, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बता रहे हैं। ये 5 केसेज ऐसे हैं जिस केस में प्रीवियस ईयर में टैक्स क्या होगा आपका वहीं पर लग जाएगा, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। ठीक है कुणाल बेटा, टैक्स कैसे लगेगा हम आगे देखेंगे। सर आप नोट्स लिखवाओगे क्या, सर आप क्वेश्चन पूछोगे क्या, स्टडी मटेरियल। बेटा ये सारी बातें छोटी मोटी बातें हैं, ये हम करते रहेंगे साथ में, तो इस पर अपना समय मत खराब करो। जो मैं बोल रहा हूँ केवल उसको ध्यान से सुनो। तो मैं एक बार आपका ये चैट वाला बॉक्स एक बार हाइड कर रहा हूँ ताकि हम आराम से आगे बढ़ सके। हम आपकी चैट मुझे नहीं दिखाई दे रही तो प्लीज़ आप मत लिखना कुछ भी। बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों पेज नंबर 135 पे आ जाइए। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन। सर ये चार्जिंग सेक्शन क्या है, देखिए किसी भी एक्ट को अप्लाई करने के लिए उसमें चार्जेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपके पास की चाहिए ना, जब तक उसकी की उस गाड़ी में नहीं लगेगी तब तक वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वैसे ही इनकम टैक्स अगर आप पे अप्लाई करना है तो उसका एक चार्जिंग सेक्शन होना चाहिए, है ना। जैसे आप पर इनकम टैक्स क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप इनकम नहीं कमाते। मेरे पे इनकम टैक्स क्यों लगता, क्योंकि मैं इनकम कमाता हूं। तो मेरे पे चार्जेबिलिटी आएगी बेटा टैक्स पे करने की, आप पर चार्जेबिलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सेक्शन 3 मेरे को ऑब्लिगेट कर रहा है कि मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। सेक्शन 3 आपको ऑब्लिगेट, सॉरी सेक्शन 4 आपको ऑब्लिगेट नहीं कर रहा। तो आइए पढ़ते हैं चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले सेक्शन 4 का ब्लॉक बना लीजिए बेटा, सभी बच्चे इसका ब्लॉक बनाएंगे और इस पे साइड में लिखेंगे एमसीक्यू। ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 4 है बेटा। ठीक है ना, हम सबसे पहले इसे देख रहे हैं। इसके अंदर इनकम टैक्स की जो चार्जेबिलिटी सेक्शन है सेक्शन 4 है। बढ़ते हैं, देखिए सेक्शन 4 हम पढ़ रहे हैं बेटा, इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है हमारा ये। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एक्ट का एक चार्जिंग सेक्शन है। अगर सेक्शन
4 अप्लाई होगा तभी आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। चार्जिंग सेक्शन एक गाड़ी की चाबी की तरह होता है। गाड़ी एक एक्ट है तो उसकी चाबी उसका चार्जिंग सेक्शन है। जब तक उस पर चाबी नहीं लगेगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मतलब अप्लाई नहीं होगा एक्ट आप पे। आप लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते क्योंकि सेक्शन 4 आप पे अप्लाई नहीं है। मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ क्योंकि सेक्शन 4 मुझे ऑब्लिगेट करता है कि मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है बेटा, सेक्शन 4। इस सेक्शन का नंबर आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया है पर पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है चार्जिंग सेक्शन के बारे में? द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज चार्जिंग सेक्शन विच प्रोवाइड दैट। और ये चार्जिंग सेक्शन हमें क्या बताता है? नंबर 1, टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट और द इनकम टैक्स एक्ट 61 और बोथ। क्या बोल गया? सेक्शन 4 कहता है कि सर जो भी व्यक्ति इनकम कमाएगा उस व्यक्ति की इनकम पर टैक्स के जो रेट है वो कहां से देखने हैं। तो लो कहता है कि अगर आपने इनकम कमाया है तो उस पर जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से या एनुअल फाइनेंस एक्ट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है, ये इनकम टैक्स एक्ट क्या है, ये दो बातें अलग अलग है बेटा, ये दोनों अलग अलग है। देखिए 1961 में इनकम टैक्स एक्ट फ्रेम्ड हुआ। 1 अप्रैल 1962 से भारत में इनकम टैक्स अप्लाई हो गया। ठीक है ना, 61 में बना था, 62 में अप्लाई हो गया। जब पहली बार इनकम टैक्स बना होगा उस समय सारी बातें उसमें लिख दी गई होगी कि भाई इस पे ये टैक्स लगेगा, उस पे ये टैक्स लगेगा, इस तरह चलता रहेगा काम। फिर जब अगले साल उसमें आपको कुछ चेंज करना है, रेट को बढ़ाना है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसके टैक्स रेट भी बढ़ेंगे, कुछ टैक्स रेट को कम करना है आपको। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, फिलहाल हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, वो हर साल पार्लियामेंट में क्या करते हैं बेटा, एक बजट पेश करते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट पेश करते हैं। ये जो बजट है या जो फाइनेंस एक्ट है हमारा, ये फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा बन जाता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है 61 है और आज से 61 से लेकर 2020 तक ये इतने सारे फाइनेंस एक्ट जुड़ जुड़ के इतना बड़ा इनकम टैक्स बन गया है। हर साल रेट वगैरह होती है। अब लो कह रहा है कि साहब जो रेट है इनकम टैक्स के, जो आप टैक्स निकालने वाले हैं, जो अप्लाई होगा किसी भी एसएससी के ऊपर, तो वो रेट कहां से देखने हैं आपको, एनुअल फाइनेंस एक्ट से देखने हैं। ठीक है, साथ साथ में कुछ स्पेसिफिक रेट भी हैं जो कहां से देखोगे आप, इनकम टैक्स एक्ट में देखोगे। अब कंफ्यूजन ये है कि सर दोनों अलग अलग है क्या? हाँ बेटा, एक साल के लिए दोनों अलग अलग है, अगले साल ये एक हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं फाइनेंस एक्ट 19 जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मर्ज हो गया है, 20 मर्ज हो गया है। अगले साल जो नया आएगा फिर वो भी क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। पर जब ये आता है उस समय इसके रेट लिखे होते हैं कि सर इस साल हमारे इनकम टैक्स में कौन कौन से रेट एप्लीकेबल रहेंगे या किस तरह से हमारे एसएससी से हम क्या लेंगे, टैक्स लेने वाले हैं, इस साल कैसे लेने वाले हैं, अगले साल क्या होगा अगले साल देखेंगे। तो हर साल बजट में ये पेश किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, पहला पॉइंट हमें इतना बता रहा है कि टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर ऑफ द फाइनेंस एनुअल फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट 1961 और बोथ, कि जो रेट है, जो टैक्स के जो रेट है वो कहां से देखने हैं, फाइनेंस एक्ट से देखने हैं और इनकम टैक्स एक्ट से, दोनों से देखने हैं। केवल एक में नहीं देखना, दोनों में देख सकते हो आप। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है बेटा, द चार्ज ऑफ द एवरी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 231। जितने भी पर्सन है, मैंने बताया था 7 पर्सन होते हैं इनकम टैक्स में, हम बात करेंगे कल इसके बारे में, उन सब पे इनकम टैक्स ये अप्लाई हो जाएगा। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, द टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट असेसमेंट ईयर। अभी हम जो पढ़ के आए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर हो जाएगा। उन पर भी क्या होगा बेटा, उन पर भी ये टैक्स लग जाएगा, उसी साल लग जाएगा। बाकी सब पे कब लगता है, नेक्स्ट ईयर लगता है। और इन पर सेक्शन 172, 74, 74A, 75 और 76 इन पर उसी साल लग जाएगा। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है टैक्स शैल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट। और टैक्स कैसे लगेगा, जो भी एक्ट में प्रोविजंस लिखे हैं, जो भी सेक्शंस लिखे हैं, उनको ध्यान में रखना है, उनको पढ़ना है, सब कुछ देखना है, फिर उस पर क्या लगाना है, आपको टैक्स लगाना है। ठीक है, तो ये चार्जिंग सेक्शन की 4 बातें थी हमारी जो हमने पढ़ी। अभी बहुत कुछ इसमें देखना है हमें चार्जिंग सेक्शन में।
अभी समय कह रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट बचा है बेटा, इसलिए आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।